तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की अगर बात करूं तो आज की कहानी आज से लगभग 6 साल पुरानी है। कहानी साल 2017 की है। कहानी राजस्थान के अलवर में एक इलाका लगता है शिवाजी पार्क, वहाँ की है। दरअसल 2 अक्टूबर साल 2017 यानी गांधी जयंती के दिन शिवाजी पार्क इलाके से थाने में एक फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि साहब, हमारे इलाके में एक परिवार में कत्लेआम हो चुका है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोगों के अंदर अभी जान बाकी है। बाकी जो परिवार वाले हैं बेहद घबराए हुए हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द आ जाइए, क्योंकि आगे क्या कुछ हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये फ़ोन जब थानेदार सुबह सुबह सुनता है तो उसके भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि उसके इलाके में 5 लोगों का कत्ल कैसे हो गया। थानेदार घबराता है। घबराने के बाद अपनी टीम अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद फ़ौरन उस जगह पे जाता है। उस घर के अंदर जैसे ही थानेदार कदम रखता है तो एक तरह से उसके भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। दरअसल घर में पूरे फर्श पे खून ही खून बिखरा हुआ था। किसी के गर्दन पे चाकू लगा था, किसी के पेट के अंदर चाकू मारा गया था। 3 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 2 लोग शायद ऐसे थे जिनके अंदर उखड़ी उखड़ी सांसें चल रही थी। अब ये चीज़ जब पुलिस वाला देखता है तो उसे लगता है कि शायद इन दोनों के अंदर अभी थोड़ी बहुत जान बाकी है, तो सबसे पहले इन दोनों को बचाया जाए। पुलिस वाले इन दोनों को अपनी गाड़ी में डालते हैं। डालने के बाद फ़ौरन लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगर ये दोनों बच जाएं तो कुछ बता सकें कि क्या कुछ हुआ था, कौन आया था, किसने मारा। जैसे ही ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर इन्हें चेक करता है। चेक करने के बाद इनकी भी मौत की पुष्टि कर देता है। अब पुलिस वाले बड़े असमंजस में पड़ते हैं कि परिवार में 5 लोगों का कत्ल हो चुका है। कातिल कौन है कुछ पता नहीं, आसपास के लोगों ने कुछ देखा नहीं, मोहल्ले वालों को कोई जानकारी नहीं। 2 अक्टूबर का दिन है, आज पूरा देश गांधी जयंती मनाएगा और आज ही के दिन अगर ऐसी घटना हुई है तो हमारे महकमे के लिए बेहद कलंक की बात है। पुलिस वाले ये चीज़ें सोचते विचारते रहते हैं कि इसी बीच पता चलता है कि इस परिवार के अभी 2 लोग और बाकी हैं और ये दोनों भी इसी घर में रहते थे। इतना सुनने के बाद पुलिस वालों के मन में एक थोड़ी सी उम्मीद जागती है कि शायद इन दोनों के पास कोई जानकारी हो। अब पुलिस वाले फ़ौरन इन दोनों के पास जाते हैं। इनसे जब पूछते हैं तो ये दोनों रोते हुए अपनी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि साहब, मैं और मेरी बहन छत पे सो रहे थे। सुबह सुबह हमें पानी लेने जाना था, क्योंकि ये जो पानी की सप्लाई आती है बहुत कम टाइम के लिए आती है। हम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह सुबह मेरी जो दीदी है वो मुझे जगाती है, कहती है कि चलो पानी लेने जाना है। मैं उठती हूँ, अपने बहन के साथ नीचे पानी लेने के लिए जाती हूँ और जैसे ही नीचे पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि पूरे फर्श पे खून ही खून फैला हुआ है। ये सब चीज़ें देखने के बाद मेरे मुंह से चीख निकलती है। मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं। मेरी बहन गश खा के गिर जाती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। यानी मेरे घर के अंदर कौन आया था, किसने कत्लेआम मचा दिया, किसने आके कत्ल कर दिया, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। अब पुलिस वाले जब ये बयान सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन जिसके घर का कत्ल हुआ है, जिसके घर के 5 लोग मरे हैं, इन मरने वालों में उस महिला का एक पति था, 3 बेटे थे, एक भतीजा था। तो पुलिस वाले अब उस महिला से कुछ कह भी नहीं सकते थे कि तुम कैसे सो रही थी, क्या कुछ हुआ था। अब पुलिस वाले इस क्राइम सीन को बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि आने वाले लोग कितने थे, यानी कातिल कितने थे। अब इसे पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं। आसपास की लोकल दुकानों पे जाके पूछताछ करते हैं, खासकर ऐसी दुकानें जो देर रात तक खुली रहती हैं। सारी सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद अंत में एक सीसीटीवी कैमरे से कुछ क्लू मिलता है। दरअसल इस सीसीटीवी कैमरे में 3 आदमी इसी घर की एक स्कूटी को लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो इस घर की बची 2 महिलाओं से पूछते हैं कि क्या आपकी कोई स्कूटी गायब हुई है। तब ये दोनों महिलाएं, इनकी बेचारी की वैसे भी रो रो के हालत ख़राब थी, कुछ देर तक तो ये समझ नहीं पाती, लेकिन फिर जाती हैं, अपना चेक वेक करती हैं।
चेक करके बताती हैं कि हाँ साहब, हमारी एक स्कूटी थी, अभी वो खड़ी नहीं है, इसका मतलब वो गायब है। अब पुलिस वालों को इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि जो कातिल थे वो 3 लोग थे और कत्ल करने के बाद इसी परिवार की स्कूटी को लेके भाग गए। अब पुलिस वाले इन तीनों कातिलों के पीछे जी जान से लगते हैं। धीरे धीरे ये मामला भी कहीं ना कहीं फैलता जा रहा था। जो वहाँ के एसपी थे उनके ऊपर भी दबाव बन रहा था। लोकल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ भी ये खबर फैल रही थी। पुलिस वाले थे कि उनके पास सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे महज सीसीटीवी फोटोज़ थी जिसमें किसी भी इंसान का कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। जो किसी गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड था वो नंबर भी इसी परिवार का था। यानी न कोई सबूत न कोई सुराग। पुलिस वाले बस अंधेरे में अपना तीर चला रहे थे। ये चीज़ें चलती रहती हैं, धीरे धीरे एक एक दिन बीतता रहता है। और इसी बीच जो मरने वाले की पत्नी थी जिसका नाम शिवानी था, उसकी भी माफ़ कीजिएगा, जिसका नाम संतोष था, उसकी भी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। शुरुआत में पुलिस वालों को लगता है कि चलो शायद पति मर गया, 3 बेटे मर गए, तो मरने की वजह से सदमा लगा हो। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन तबीयत थी कि सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। डे बाय डे तबीयत खराब हो रही थी। कभी संतोष चक्कर खा के गिरती, कभी बेहोश हो जाती, कभी उसे दौरा पड़ने लगता, कभी अजीब अजीब बातें बोलने लगती। अब आसपास के मोहल्ले वालों को लगता है कि 5 लोग बेचारे पहले ही मर गए और ये महिला बेचारी शोक में मर जाएगी। पुलिस वाले डॉक्टर से पूछते हैं कि इस महिला को हुआ क्या है। ये महिला अगर ठीक हो जाती तो शायद इसका कुछ बयान वगैरह हम नोट करते, उससे शायद हमें कुछ मदद मिल जाती। डॉक्टर भी चेक करते हैं। डॉक्टर चेक करके हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कोई मर्ज, ऐसा कोई रोग इस महिला के शरीर में दिख ही नहीं रहा जिससे ये बेहोश हो रही है। डॉक्टर बेचारा सकपकाते हुए, सोचते संकोचते हुए, क्योंकि उसे भी इस महिला की और इस मामले की गहराई पता थी, तो बिना मन के डरते हुए डॉक्टर पुलिस वाले से एक बात बोलता है। डॉक्टर कहता है कि साहब, मुझे लगता है कि जो महिला है कहीं ना कहीं नाटक कर रही है, क्योंकि हमने सारी जांच कर ली, सारी पड़ताल कर ली, कोई भी ऐसी बीमारी या फिर कोई भी ऐसा सिम्टम इसके शरीर में दिख ही नहीं रहा जिससे कुछ प्रूफ हो सके कि इस महिला को कोई बीमारी है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनका भी माथा कहीं ना कहीं ठनकता है कि एक ही परिवार में 5 लोगों का कत्ल हो गया और ये महिला थी कि सोए जा रही थी, इसे कुछ भनक तक नहीं लगी। लेकिन फिर सवाल एक और था कि चलो अगर ये महिला नाटक कर रही है तो एक महिला और थी, उसे तो कुछ पता होना चाहिए था। बहरहाल पुलिस वाले न इस महिला से कुछ पूछताछ कर सकते थे, चूँकि मामला बड़ा संवेदनशील था, इसके परिवार में 5 लोग का कत्ल हुआ था, ना ही उस दूसरी लड़की से पूछताछ कर सकते थे। पुलिस वालों को जो भी जांच पड़ताल करनी थी वो बिना किसी दबाव के या फिर बिना किसी जोर जबरदस्ती के करनी थी। पुलिस वाले इधर उधर से पूछताछ करते रहते हैं, दुश्मनी का भी एंगल खंगालते हैं, यहाँ से भी कुछ नहीं नसीब होता। पुलिस वाले आसपास के इलाकों में जाके पूछताछ करते हैं कि क्या किसी से कोई रंजिश रही हो या फिर कोई चोरी का मामला हो या फिर कोई और बात हो, यहाँ से भी कुछ नहीं नसीब होता। लेकिन इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ उसमें मेंशन थी जिसमें पुलिस वालों को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ बड़ा अजीब लगता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात बड़ी साफ साफ आती है कि मरने से पहले इन सारे लोगों को कोई नशीला पदार्थ या फिर कोई नींद की गोली दी गई थी। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो कत्ल हुआ है, इस कत्ल में घर का कोई मेंबर ज़रूर शामिल है, क्योंकि बिना घर के किसी के शामिल हुए किसी को कोई नशीला पदार्थ दिया नहीं जा सकता। पुलिस वालों का जब माथा इस मामले पे घूमता है और पुलिस वाले जब बारीकी से छानबीन करते हैं तो एक एक कड़ी इस मामले में अब जुड़ती जाती है। सबसे पहले पुलिस वाले देखते हैं कि इस घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई, यानी अगर कोई कातिल है, कत्ल करने आ रहा है, तो कम से कम घर का दरवाज़ा तोड़ना चाहिए, घर की चीज़ों को अस्त व्यस्त करना चाहिए। लेकिन कत्ल ऐसा हुआ कि मानो घर में कुछ छुआ तक नहीं गया, यहाँ तक कि एक रुमाल यहाँ से उठा के वहाँ तक नहीं रखी गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई घर में रात को बिना ज़बरदस्ती किए, बिना दरवाज़ा तोड़े, बिना कोई लॉक तोड़े कैसे आ सकता है? आने को तो ठीक है, बिना कुछ इधर उधर किए जा कैसे सकता है? और अगर कत्ल हुआ तो इन लोगों ने
क्योंकि एक का कत्ल नहीं हुआ था, कत्ल 5 लोगों का हुआ था। तो अगर 5 का कत्ल हुआ तो किसी ने हाथापाई करने की कोशिश क्यों नहीं की, अपना बीच बचाव क्यों नहीं किया? अब ये सारे सवाल पुलिस वालों को जब कचोटते हैं, पुलिस वाले इन सवालों के पीछे भागते हैं और भागने के साथ साथ जब इस महिला यानी संतोष का और बाकी पूरे परिवार का कॉल डिटेल खंगालते हैं तो इस कॉल डिटेल से एक बड़ी अजीब चीज़ निकलती है। बाकी सारे सदस्यों की कॉल डिटेल बड़ी नॉर्मल थी, लेकिन जो संतोष थी उसकी एक नंबर से बहुत ज़्यादा बात होती थी और ये नंबर न इसके रिश्तेदारी में किसी का था, न इसके परिवार में किसी का था, और ये नंबर एक दूसरी जगह रहने वाले किसी हनुमान प्रसाद नाम के लड़के का था। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मामला सुलझता हुआ दिखाई देता है। पुलिस वाले फौरन हनुमान प्रसाद को और इस महिला संतोष को उठाते हैं। उठाने के बाद थाने ले जाते हैं। ले जाने के बाद शुरू में तो संतोष काफ़ी नाटक करती, कभी बेहोश होती, कभी कुछ और करती, लेकिन पुलिस वाले अपने पे आते हैं और अपने अंदाज में जब पूछताछ करते हैं तो अंत में संतोष को और हनुमान प्रसाद को टूटना पड़ता है। और टूटने के साथ साथ इन दोनों ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो वास्तव में इतनी खौफनाक है कि शायद आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जो संतोष है, संतोष एक ताइक्वांडो कोच थी। संतोष महज 23 साल की थी। उसके पति बनवारी लाल उससे लगभग 11 साल बड़ा था। बनवारी हैवेल्स कंपनी में जॉब करता था, ठीक ठाक पैसे थे। संतोष के माँ बाप जब देखते हैं कि बनवारी एकदम वेल सेटल्ड है तो बिना संतोष की मर्जी जाने संतोष की शादी करवा देते हैं। बनवारी था कि अपने काम में, अपने धंधे में मशगूल रहता था। उम्र में भी काफ़ी बड़ा था, उसकी जवानी ढल चुकी थी। संतोष का ख्याल भी नहीं रखता था। जैसे तैसे करके 3 बेटे हुए। बड़ा बेटा अमन, छोटा बेटा हैप्पी और उससे भी छोटा अज्जू। 3 बेटे हुए, लेकिन आए दिन जो संतोष था, माफ़ कीजिएगा जो बनवारी था, वो बाहर रहता। संतोष जैसे तैसे करके अपना इधर उधर घूम के अपना मन बहलाती रहती थी। ताइक्वांडो की कोचिंग भी उसने इसीलिए की थी ताकि वो नए नए लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करे, उसका जो माहौल है थोड़ा सा चेंज रहे। और इसी कोचिंग में घटना से लगभग 3 साल पहले यानी साल 2014 में संतोष की मुलाकात हनुमान प्रसाद से होती है। हनुमान प्रसाद से मिलती है। मिलने के बाद दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। हनुमान प्रसाद बात करते हुए कहता है कि ये लड़की कौन है। ये शब्द जब संतोष के कान में पड़ता है तो मानो संतोष की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं कि मैं 3 बच्चे की माँ हूँ और इसे लड़की लग रही हूँ। ये मेरी उम्र महज 16-17 साल समझ रहा है। संतोष भी ये चीज़ सुनती है। सुनने के बाद अपने आप में फूले नहीं समाती, खुशी का उसके कोई ठिकाना नहीं था। बताती है कि मेरे 3 बच्चे हैं। हनुमान कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि आपके 3 बच्चे हैं, आप तो इतनी फिट लगती हो, मानो आपको देखते ही मुझे प्यार हो गया। अब ये बात जब संतोष सुनती है तो मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। प्यार धीरे धीरे नाजायज़ संबंध में बदलता है। और इसी बीच जो संतोष का बड़ा वाला बेटा था अमन, 17-18 साल का हो चुका था। उसे भी दुनियादारी और इन चीज़ों की समझ थी। अमन जब देखता है कि उसकी माँ किसी दूसरे मर्द से रात भर बात करती है, कहीं ना कहीं मिलने जाती है, तो अमन को ये चीज़ बुरी लगती है। फ़ौरन अपने पिता बनवारी लाल को फ़ोन करता है। फ़ोन करके सारी चीज़ बता देता है कि माँ किसी और गैर मर्द के चक्कर में फंस चुकी हैं, गैर मर्द के साथ वक्त भी गुजार रही हैं, बात कर रही हैं। अब ये बात जब बनवारी लाल सुनता है तो बनवारी लाल का भी गुस्सा साथ हुए आसमान पे। घर पे आता है। आने के बाद संतोष को 2-3 थप्पड़ रसीद करता है। साथ ही वार्निंग देता है कि अगर अब तुम बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बनवारी लाल इतना समझा कि इस उम्मीद में वहाँ से चला जाता है कि चलो ठीक है, संतोष सुधर जाएगी। लेकिन जितना ही बनवारी लाल सख्त हो रहा था, संतोष इस हनुमान के पीछे उतना ही ज़्यादा पागल हो रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, संतोष हनुमान के पीछे इस कदर पागल थी कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन बनवारी था कि इन दोनों के बीच में भी आ रहा था। लिहाजा जब वक्त गुजरता जाता है तो संतोष और बनवारी एक दिन मिलते हैं और मिलने के बाद कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। शादी की बात आती है। हनुमान रेडी हो जाता है। संतोष से कहता है कि चलो ठीक है शादी कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पति का क्या,
तुम उससे तलाक ले लो। संतोष कहती है कि मेरा पति तो तलाक देगा नहीं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि अगर बनवारी रास्ते से हट जाए तो हम दोनों का मामला क्लियर हो जाएगा। अब इतना संतोष जब कहती है तो इस बात को जो हनुमान था बड़ी गंभीरता से लेता है और उसके दिमाग में आता है आइडिया कि क्यों ना बनवारी का कत्ल कर दिया जाए। अब चूँकि न इससे पहले संतोष ने कभी कत्ल का किया इस बारे में सोचा था, ना ही हनुमान ने कभी किसी कत्ल के बारे में सोचा था, तो खुद से कत्ल करने की जो क्षमता थी न संतोष में थी न हनुमान में थी। इसीलिए अब ये दोनों किसी सुपारी किलर को खोजने निकलते हैं। इधर उधर पता करते हैं, डरते सहमते सारे लोगों से पूछते हैं कि कोई सुपारी किलर है क्या जो ऐसे काम करता है। काफ़ी दिनों मशक्क़त करने के बाद इन दोनों को 2 लड़के मिलते हैं, एक का नाम दीपक, एक का नाम कपिल। दोनों से डील फिक्स होती है, 3000 रुपये में सुपारी दे देते हैं। सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, लेकिन फिर अब एक दिक्कत आती है कि जो अगर बनवारी का कत्ल हो गया तो बाकी जो 3 बच्चे हैं उनका क्या होगा, यानी जो अमन है, जो हैप्पी है, जो अज्जू है, उसका क्या होगा। अब ये सवाल जब संतोष सुनती है तो फिर संतोष कहती है कि काम करो, इन तीनों को भी रास्ते से हटा दो। यानी ये कत्ल का प्लान एक कत्ल से शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते 4 कत्ल तक पहुंच चुका था। सारी डेट वगैरह मुकर्रर की जाती है, सुपारी किलर फिक्स किए जाते हैं, मौका वारदात पे पहुंचते हैं 2 तारीख को। रात के जैसे ही 10 या 9 बजते हैं, संतोष खाना बनाती है। खाने में रायता भी बनाती है और उसी रायते में नशे की गोली मिला देती है। रायता बनवारी को परोसती है, हैप्पी को परोसती है, अज्जू को परोसती है और इसी बीच उसका भतीजा निक्की भी वहाँ होता है, उसे भी परोसती है। ये चारों लोग तो रायता खा लेते हैं, लेकिन जो अमन था वो कहते हैं कि मुझे जुकाम है और मैं दही की चीज़ें नहीं खा सकता। अब ये चीज़ जब संतोष सुनती है तो उसे लगता है कि यार ये तो दिक्कत हो गई। अगर अमन जागता रहा तो प्लान फेल हो जाएगा, या फिर अगर ये लड़ने झगड़ने लगा तो भी भांडा फूट सकता है। लेकिन अमन था कि वो खाने को तैयार नहीं। काफ़ी देर तक कहती है संतोष की खा लो, लेकिन अमन नहीं खाता। जो कुछ रोटी सब्जी दाल खाता है, खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला जाता है। अब जैसे ही रात के 10 बजते हैं, जो संतोष है अपने छत पे जाके खड़ी हो जाती है। खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद इंतज़ार करती है। 10-11 बजे एक बार हनुमान आता है। आँखों ही आँखों में जो संतोष थी हनुमान को मना करती, कभी सही टाइम नहीं हुआ है। हनुमान वापस जाता है, फिर 1 बजे आता है और जैसे ही 1 बजे वो आता है, संतोष चुपचाप नीचे उतरती है। उतरने के बाद अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। सारे लोग अंदर आते हैं, यानी दीपक, कपिल और हनुमान। ये तीनों लोग अंदर आते हैं। इनके साथ 2 बड़े बड़े चाकू भी लाए थे। इन चाकुओं से जो बनवारी लाल था उसका गला काटते हैं। अमन चूँकि ज़्यादा नींद में नहीं था, वो उठता है, लेकिन फ़ौरन ही उसका मुंह ये लोग दबोच लेते हैं। अमन का भी मुंह काटते हैं, उसका गला काट देते हैं। हैप्पी जो महज 14 साल का था, उसके भी पेट में चाकू घुसेड़ देते हैं। निक्की जो उसका भतीजा 12 साल का, उसे भी मार देते हैं। और 9 साल का संतोष का बेटा अज्जू, उसे भी मार देते हैं। यानी ये कत्ल एक कत्ल से शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते 5 कत्ल तक पहुंच चुका था। अब बाकी बची संतोष और उसकी बहन, क्योंकि उसकी जो बहन थी वो रायता खा के गहरी नींद में ऊपर सो रही थी और उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, ये हनुमान और संतोष के बीच नहीं आने वाली थी, तो उसकी जान बख्श देते हैं। इसके बाद 5 कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद इन्हें अब भागना था, इसीलिए जो संतोष थी, जो स्कूटी थी, उसकी चाबी हनुमान को देती है और देने के साथ साथ कहती है कि इस स्कूटी से जहाँ तक हो सके भाग जाओ और ऐसी सुनसान जगह पे इस स्कूटी को खड़ा कर देना जहाँ तुम्हें कोई खड़ा करता हुआ ना देखे। इसी प्लान के तहत ये तीनों लोग, यानी दीपक, कपिल और हनुमान, स्कूटी लेके भागते हैं। रेलवे स्टेशन जाते हैं, अलग अलग जगह की टिकट लेते हैं। दीपक और कपिल यानी जो सुपारी किलर थे अपने अपने गांव चले जाते हैं और जो हनुमान था वो कहीं जाके छुप जाता है। इन तीनों चारों को यही उम्मीद थी कि ये मामला जो है धीरे धीरे ठंडे बक्से में चला जाएगा, क्योंकि हमने कोई सबूत छोड़ा नहीं, कोई गलती की नहीं। कुछ टाइम तक मैं बीमारी का नाटक करूंगी, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी।
पुलिस इस मामले को भूल जाएगी, मैं तो कुछ करने वाली हूँ नहीं। धीरे धीरे बात आई गई हो जाएगी, उसके बाद मैं जो हनुमान है उससे शादी कर लूँगी। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और जब पुलिस मामले को सुलझाने पे आती है तो सुलझा ही लेती है। और जब ये मामला लोगों के सामने आया तो एक तरह से लोगों के होश फाख्ता हो गई कि एक महिला इस कदर चरित्रहीन कैसे हो सकती है कि अपने जिस्म की महज प्यास बुझाने के लिए वो अपने पति, अपने 3 बेटे और अपने एक भतीजे का अपनी आंखों के सामने कत्ल करवाती है, सिर्फ इसलिए कि अपने से 11 साल छोटे एक लड़के से शादी कर सके, उसके साथ खुश रह सके। एक दिन मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो उस स्क्रॉलिंग में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक स्वामी प्रज्ञानंद जी हैं, जिनकी दोनों किडनियाँ 17 साल से खराब है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आपका धन गया तो आपका कुछ नहीं गया, अगर आपका स्वास्थ्य गया तो आपका कुछ गया, लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। और जो हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो चरित्र की पवित्रता हमें सिखाई जाती है, शायद अगर उसे हम अपने जीवन में असली तरीके से, सही तरीके से अप्लाई करें तो कैसे कम ऐसे हजारों घटनाएं हमारे देश में रोज़ घटती हैं, और अगर सही से अप्लाई करते तो कम से कम 1000 कत्ल रोज़ के रुक जाते। लेकिन आज पूरी दुनिया में न्यूडिटी फैली हुई है, लोगों के अंदर हवस भरी हुई है, और इसी हवस में न जाने कितनी जिंदगियां निगली जा चुकी हैं, कितनी अभी और निगली जाएंगी। न जाने कितनी कहानियां मैं आपको ऐसे ही सुनाऊंगा, और तो कुछ कहना नहीं चाहता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन चूँकि वादा है कहानी सुनाना है तो सुना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने तबीयत ख़राब होने पे कहानी सुना के कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर मैं ऐसी मेहनत करता हूँ तो उससे कई गुना ज़्यादा मुझे रिजल्ट मिलता है। जब तक शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, यानी अपना जो परिवार है 5000 लोगों का हो चुका है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।